नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना जय कुमार आया हूं फिर से एक बार। आइसोमेरिज्म के आगे हम लोग बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी इंट्रोडक्शन देख लिया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने के बाद अब समय आ चुका है कि हम लोग उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म को थोड़ा और एक्सप्लोर करना शुरू करें। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या डिस्कस करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। छोटी सी बात हम लोगों ने पहले देख रखी है कि सपोज अगर कोई ये एल्कीन है, सपोज ये कोई एल्कीन है और इसी तरह का कोई एक दूसरा भी एल्कीन है जिसमें कुछ आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स लगने का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर अल्कोहल लगा है, यहाँ पर भी अल्कोहल लगा है। एक दूसरा सेम उसी तरह का ग्रुप है जिसमें यहाँ पर भी अल्कोहल लगा है, यहाँ पर भी अल्कोहल लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा था। तो हम लोगों ने इस बात को देखा था, पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर सेम कार्बन पर अल्कोहल या हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे इधर कार्बन 1 पे भी हमारे पास अल्कोहल और हाइड्रोजन है, कार्बन 2 पे भी अल्कोहल हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी सेम कार्बन 1 पे अल्कोहल हाइड्रोजन है, कार्बन 2 पे अल्कोहल हाइड्रोजन है, दोनों ही कार्बन पर अल्कोहल हाइड्रोजन है, लेकिन पोजीशन में अंतर नहीं है। पोजीशन में अंतर नहीं है, लेकिन किस चीज में अंतर है? ओरिएंटेशन में अंतर है। यहां पर दोनों अल्कोहल्स हमको अपोजिट साइड्स में दिख रहे हैं, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको अपोजिट साइड में दिख रहे हैं, जबकि इस वाले केस में दोनों अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड में दिख रहा है। दोनों अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको सेम साइड में दिख रहा है। तो जहां पर हमको सेम साइड में सेम टाइप के ग्रुप दिखेंगे, जहां पर सेम साइड में सेम टाइप के ग्रुप दिखेंगे, these kind of forms are known as cis form. These kind of forms are known as cis forms. Whereas ऐसे कंडीशंस जहां पर सेम टाइप के एटम, जहां पर सेम टाइप के एटम अपोजिट साइड देखने को मिलेंगे, जहां पर सेम साइड टाइप के एटम सेम साइड देखने को मिलेंगे, दैट इज सिस टाइप ऑफ एटम्स, सिस टाइप ऑफ आइसोमर। और जहां पर सेम टाइप के एटम अपोजिट साइड देखने को मिलेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म ऑफ आइसोमर। ट्रांसफॉर्म ऑफ आइसोमर। ये हम लोगों ने बेसिक सी बातें पिछले लेक्चर में भी पढ़ के देखी हुई है कि सिस फॉर्म किसको कहा जाता है और ट्रांसफॉर्म किसको कहा जाता है। अच्छा सर, मान लो कोई एक ऐसा कंडीशन हो, लेट्स सी, हम लोग एक ऐसी कंडीशन मान लेते हैं जिसमें कार्बन है, दूसरा कार्बन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और या एक काम करो, आयोडीन, ब्रोमीन। और दूसरा एक कंडीशन ले लेते हैं जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह की कंडीशन लगी हुई है। मतलब दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप्स नहीं हैं, दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप्स नहीं हैं, बल्कि ग्रुप्स अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं। दोनों साइड ग्रुप्स अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं। इस तरह के कंडीशंस में सिस और ट्रांसफॉर्म को निकालना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। सिस और ट्रांसफॉर्म को इसमें फाइंड करना टफ है, लेकिन इस तरह के फॉर्म में हम लोग ई और जेड टाइप के फॉर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ई और जेड टाइप के फॉर्म्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें कौन सा ई टाइप का होगा और कौन सा जेड टाइप का होगा, ये बात अपने को समझने वाली है। तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, प्रायोरिटी लेवल देख रहे थे। हमको मालूम है कि क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है और फ्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। उसी तरीके से इधर इस केस में देखें तो आयोडीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, ब्रोमीन को सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। जबकि अगर इस केस में बात करें तो अगेन ब्रोमीन को सेकंड मिलेगी, आयोडीन को फर्स्ट मिलेगी, और क्लोरीन को फर्स्ट मिलेगी, और फ्लोरीन को सेकंड मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ सेम टाइप के एटम्स तो नहीं है अपोजिट साइड में, मतलब दूसरे कार्बन्स में सेम टाइप के एटम्स तो नहीं है, बट हमको प्रायोरिटी लेवल्स बहुत अच्छे से पता है। तो जब प्रायोरिटी लेवल हमको पता है तो हमको ये भी पता है कि सेम काइंड की प्रायोरिटीज एक तरफ लग गई हैं। एक केस ऐसा बन गया है, ये वाला केस ऐसा बन गया है, अगर इसको यहाँ से अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग है,
तो ये केस ऐसा बन गया है जिसमें सेम टाइप की प्रायोरिटी एक तरफ है, और ये केस ऐसा बना है जिसमें सेम टाइप की प्रायोरिटी अलग अलग है। सेम टाइप की प्रायोरिटीज एक केस में एक तरफ है दोनों साइड, और सेम टाइप की प्रायोरिटीज एक केस में दोनों दूसरी साइड है। तो जिस केस में सेम टाइप की प्रायोरिटी एक तरफ होगी, जैसे इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी एक तरफ है, सेकंड प्रायोरिटी एक तरफ है, तो दीज काइंड ऑफ केसेस आर नोन एज जेड फॉर्म। दीज काइंड ऑफ केसेस आर नोन एज जेड फॉर्म। और ऐसे केसेस जिसमें सेम अप साइड की प्रायोरिटीज अपोजिट साइड्स हो, मतलब नीचे फर्स्ट प्रायोरिटी हो और दूसरे कार्बन में ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तो इस तरह के केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ई फॉर्म है। क्या बोलेंगे? ये ई फॉर्म है। तो इस तरीके से इसमें सिस और ट्रांस निकालना तो थोड़ा टफ है। इस केस में सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म निकालना तो थोड़ा टफ है, लेकिन ई जेड फॉर्म निकालना आसान है। अच्छा, जब हमको ई और जेड फॉर्म पता चल गई तो हम लोग कह सकते हैं कि जेड फॉर्म इज अ काइंड ऑफ सिस फॉर्म। जेड फॉर्म इज अ काइंड ऑफ सिस फॉर्म, क्योंकि सिस फॉर्म में भी हम लोग देख रहे थे कि एक तरह की चीजें एक तरफ लग रही थी, एक तरह की चीजें एक तरफ लग रही थी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आयोडीन और क्लोरीन एक तरह का है, बट प्रायोरिटी केस की अगर हम लोग बात करें तो आयोडीन और क्लोरीन की पहली प्रायोरिटी है, मोस्ट प्रायोरिटी है। तो इसलिए ये सेम काइंड के प्रायोरिटी, इन दोनों की बात करें, इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसकी पहली है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसकी पहली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चारों में इसकी पहली है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसकी पहली है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसकी पहली है। तो इन दोनों की पहली हो गई, इसलिए ये जेड फॉर्म हो गया। और इसमें इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का फर्स्ट है, और ब्रोमीन और आयोडीन के केस में आयोडीन का फर्स्ट है। तो यहां पर फर्स्ट और फर्स्ट अपोजिट साइड हो गया, इसीलिए ये ई फॉर्म हो गई। अच्छा सर, इतना नोट कर लें। इतना नोट करने के बाद एक पॉइंट और आता है कि अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन, एक तरह की रिएक्शन होती है जो कीटोन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, आगे चल के हम लोग उस रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। आज अभी हम लोग उस रिएक्शन का खाली फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे कीटोन के साथ जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो एक कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, एक कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और जिस प्रोडक्ट को हम लोग ऑक्साइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम कहते हैं। उस ऑक्साइम के दो केसेस बन रहे हैं उस ऑक्साइम के दो केसेस बन रहे हैं, एक को हम एंटी फॉर्म कहेंगे और एक को हम सिन फॉर्म कहेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? आइए थोड़ा सा देखते हैं उसके विषय पे क्या है। नीचे दिख जाएगा यहाँ पर, लेट्स सी कि सपोज एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बात एक ही है। ये हमारा केस है कीटोन, ये एल्डिहाइड सपोज। तो एल्डिहाइड में क्या होता है? RCHO, एक कोई एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो एक एल्काइल ग्रुप है और इसके साथ एक CHO ग्रुप लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ मान लो करा दें। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हमको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा कि इन दोनों में से इसका बॉन्ड टूट रहा है यहां से, और इसका बॉन्ड टूट रहा है यहां से। जब बॉन्ड टूट रहा है तो क्या हो रहा है? यहां से कुछ निकलेगा और यहां पर कनेक्ट होगा, यहाँ से कुछ निकलेगा और यहाँ पर कनेक्ट होगा, और ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर निकल जाएगा। तो जो फॉर्म हमको मिलेगी, जो फॉर्म जिस पे हमको फोकस करना है, वो फॉर्म हमको क्या मिलेगी? C, इधर R, इधर H, और एक वेवी कर्व के साथ हम लोग OH को लगा सकते हैं। अच्छा सर, वेवी कर्व का क्या मतलब है? जब हम किसी फॉर्म में वेवी कर्व के साथ OH लगाते हैं, सॉरी एक चीज यहां मिस होगी, यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां पर N के साथ, और ये वेवी कर्व के साथ OH आ जाएगा। ठीक है, और H2O अलग हो जाएगा। तो ये दो H और ये O अलग हो जाएगा, और ये टूटेगा तो N यहां पर जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो केस मिलेगा, उस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये वेवी कर्व के साथ यहाँ पर OH लग रहा है। जब हमारे पास वेवी कर्व के साथ OH लगता है, जब कहीं पर हम लोग देखते हैं कोई भी फॉर्म है और वो वेवी कर्व के साथ लग रही है, वेवी कर्व का मतलब है
कि वो जिस भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ी है, जिस भी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ी है, उस सेंट्रल एटम के साथ एक बार वो केस ऊपर, सपोज यहाँ x जुड़ा है वेवी कर्व के साथ, तो सेंट्रल एटम के साथ ये एक बार ऊपर जाएगा और सेंट्रल एटम के साथ एक बार ये नीचे आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड में कुछ होगा, क्या होगा वो हम लोग अभी देखते हैं। तो इस केस में CRHN और वेवी कर्व OH, अगर इसको हम लोग देखा जाए तो इसमें दो केसेस हमको देखने को मिलेंगे। एक केस हमको देखने को मिलेगा जिसमें RCH डबल बॉन्ड N ऊपर OH और N के साथ, N कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, हमको पता है। एक 2 बॉन्ड ये बना दिया, एक बॉन्ड ये बना दिया, लेकिन आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो क्या करते हैं? वो लोन पेयर बना के बैठते हैं। तो इसका मतलब अगर ऊपर OH लगा है तो नीचे क्या लगा है? लोन पेयर लगा है। अगर ऊपर OH लगा है तो नीचे लोन पेयर लगा है। और दूसरा केस हमको मिलेगा जिसमें एल्काइल ग्रुप ये लगा, हाइड्रोजन ये लगा, डबल बॉन्ड N, और ऊपर लोन पेयर दिख रहा है और नीचे OH दिख रहा है। ऊपर लोन पेयर दिख रहा है और नीचे OH दिख रहा है। ऐसे केसेस जिसमें H और OH एक साथ लगे हों अपोजिट साइड में, यहाँ पर H और OH अपोजिट साइड लगा है, यहाँ पर H और OH एक साथ लगा है। तो ऐसे केसेस जिसमें H और OH अपोजिट साइड लगे हों, इस तरह के केसेस को हम लोग एंटी फॉर्म कहते हैं, एंटी फॉर्म। और ऐसे केसेस जिसमें H और OH एक साथ लगा है, इसको हम लोग कहते हैं सिन फॉर्म। अच्छा सर, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। तो जैसे इसको ऑक्साइम बोला गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंटी ऑक्साइम। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? सिन ऑक्साइम। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? तो इस केसेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने ई फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने जेड फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने सिस फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने ट्रांस फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने एंटी फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने सिन फॉर्म पढ़ा। इन शॉर्ट, अगर सारी बातें देखी जाएं, जिसमें ई फॉर्म देखा जाए, जेड फॉर्म देखा जाए, सिस फॉर्म देखा जाए, ट्रांस फॉर्म देखा जाए, एंटी देखा जाए, सिन देखा जाए, सब है बेसिकली क्या? सिस और ट्रांस ही, जिसमें कुछ ग्रुप्स एक तरफ लगे हैं और कुछ ग्रुप्स अपोजिट साइड लगे हैं, खाली नाम अलग अलग है। और जब आपको प्रश्न मिलेगा, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन में हो सकता है कि नाम अलग अलग हो, तो उसको देख के घबराना नहीं है, सारे नाम अपने दिमाग में याद रखने हैं। और नाम से देखो, अभी इसमें एंटी लिखा है ना, तो ये बात समझ में आ रही है कि एक दूसरे के अपोजिट है। बात हो रही है हाइड्रोजन और, क्योंकि ऑक्साइम की हो रही है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप की हो रही है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप अपोजिट हैं तो वो इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी क्या होंगे? एंटी होंगे। और जब ये वाला फॉर्म एंटी है, इसका मतलब अपोजिट वाला फॉर्म कैसा है? सिन है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली पॉइंट ये है कि जिसमें सेम प्रायोरिटी होगा वो हमारा जेड फॉर्म कहलाएगा, और जिसमें अपोजिट प्रायोरिटी होगा वो हमारा ई फॉर्म कहलाएगा। सेम ऐसे सिस और ट्रांस में भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांस मतलब क्या? अपोजिट, है ना, नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांस मतलब अपोजिट। तो जहां पर अपोजिट साइड सेम तरह के ग्रुप्स लगे हो, दैट इज नोन एज ट्रांस। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दो एग्जांपल्स और हम लोग चाहें तो देख सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड के देख ही लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे CH नहीं R, दोनों साइड R लगाते हैं। कीटोन का ग्रुप देखते हैं, R'। ये कोई कीटोन का ग्रुप है, CR, मतलब R C और R, और ये कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है। इसके साथ हम लोग हाइड्रोक्सिलअमीन की रिएक्शन करा देते हैं, NH और OH। हमको पता है रिएक्शन कैसी होनी है, कोई ध्यान ज़्यादा देने वाली बात नहीं है कि इधर R लगा है, इधर H लगा है, क्या लगा है, क्या नहीं लगा है।
वो सब आगे की बातें हैं, जब आगे हम लोग धीरे धीरे और रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। अभी के लिए हमको ये पता है कि ये वाला O अलग होने वाला है, यहाँ से ये वाला O अलग होगा तो सीधी सी बात है इसके बाद हमको आगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये O और ये दोनों H, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, तो ये दोनों H और ये O मिला करके क्या निकल जाएंगे, H2O निकल जाएंगे, और ये N से यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा, क्या बनेगा R C R डैश डबल बॉन्ड N और वेवी कर्व के साथ OH। अब इस बार मैं दोनों साइड नहीं बना रहा क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वेवी कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब वेवी कर्व के साथ कोई एटम लगा हुआ है इट डेफिनेटली मीन्स कि वो दोनों तरफ है, ऊपर भी है और नीचे भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो दिस इज अगेन नोन एज ऑक्साइन। अच्छा सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, या हम लोग बोल सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो अगर एक सिंपल सा केस लें हम लोग, एक सिंपल सा केस लें, कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, और इसी का एक दूसरा, ये तो हो गई ट्रांसफॉर्म, और सिस फॉर्म इसी का ले लें अगर C C CH3 CH3 और H और H। यहीं पर अपन दोनों बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों एक बात बताओ अपने दिमाग में सोच के कि बॉइलिंग किस चीज़ की होती है, लिक्विड फॉर्म की होती है। आप सॉलिड को तो बॉयल नहीं कर सकते ना, सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, पहले मेल्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इस बात को दिमाग में कंफ्यूजन रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी रिलेशन है, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। मेल्टिंग सॉलिड चीज़ की होती है, जो क्रिस्टल फॉर्म में है उस चीज़ की मेल्टिंग होती है, और बॉइलिंग लिक्विड फॉर्म की होती है, जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में है उसकी बॉइलिंग होती है ना। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात एकदम अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखने वाली है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर हम इसकी सिमेट्री को देखें, अगर हम इसकी सिमेट्री को देखें तो इसकी सिमेट्री देखने के लिए, अच्छा क्या अपने को बॉइलिंग के लिए इसकी सिमेट्री देखने की ज़रूरत है क्या, बॉइलिंग पॉइंट को निर्धारित करने के लिए हमको इसकी सिमेट्री देखने की आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं है। हमको इसमें क्या देखना पड़ेगा, हमको बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा कि इसके मोमेंट्स किस तरफ हैं। आओ देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। एक बात तो निश्चित है कि ये कार्बन से हाइड्रोजन्स जो है वो ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, भेज देंगे इधर, है ना। तो ये दोनों इधर जाएगा, और ये CH3 भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज रहा होगा, मतलब ये वाले कार्बन CH3 से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे होंगे, ये इधर आएंगे। इस CH3 से वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इस अगेन ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे होंगे। इन दोनों में से हमको एक चीज़ बहुत क्लियरली देखने को मिल रही है कि जब ये वाला केस है, ये वाला केस है मतलब ट्रांस वाला केस है, तो इसमें इधर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इधर से कुछ इस पे पार्शियल ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, अगेन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, कुछ इस तरीके से केसेस अपोजिट साइड से भी बन रहे हैं। तो जब इक्वल्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, अपोजिट साइड से आ रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आ या जा रहा है, इसका मतलब जो उसके अंदर पोल्स बने हुए हैं, डाइपोल बन रहा है, ये तो सिंपल सी बात है भाई। जितना डाइपोल का मतलब समझते हो ना, जितना चार्ज इधर उतना ही अपोजिट चार्ज अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में जो आपस में कनेक्टेड हो, तो इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल बन रहा है, और पोलैरिटी भी आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जितना डाइपोल मोमेंट हो रहा है इधर, उतना ही डाइपोल मोमेंट हो रहा है इधर। तो अपोजिट डाइपोल मोमेंट, अपोजिट भी है और इक्वल भी है,
अपोजिट और इक्वल डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसी तरीके से इधर जितना डाइपोल मोमेंट हो रहा है उतना ही डाइपोल मोमेंट इधर से भी हो रहा है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल मोमेंट्स हो रहे हैं, ये दोनों ही आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटर हमको देखने को नहीं मिलेगा। जब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटर हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसका मतलब वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। क्या देखने को मिलेगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। लेकिन जब हम इस केस की बात कर रहे हैं, सिस केस की, तो हमको देखने को मिल रहा है कि जो इक्वल है डाइपोल मोमेंट्स वो अपोजिट नहीं है, वो एक ही तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो रहा होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स भी आपस में बन रहे होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अब एक बात बताओ बहुत अच्छी सी, कि अगर कोई एक कमरा ले लो जिसके अंदर कुछ चीजें पॉजिटिव रखो, कुछ चीजें नेगेटिव रखो, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसका एक किसी एटम का पॉजिटिव सेंटर दूसरे किसी एटम का नेगेटिव सेंटर, वो दोनों आपस में कनेक्ट होगा। फिर किसी एक का पॉजिटिव सेंटर दूसरे का नेगेटिव सेंटर, वो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। इस तरीके से सारे इसके कनेक्टेड होते जाएंगे। जितने कनेक्ट होते जाएंगे ये सब आपस में पास आते जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही है भाई। कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव के साथ, इस तरीके से सब एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो जब एक दूसरे के पास आते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सब एक साथ आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो जहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, इट डेफिनेटली मीन्स वहां पर उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। और जहां पर अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हायर होगा। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। इट मींस जहां पर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, जहां पर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हायर होगा। जहां पर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, और जहां पर जीरो डाइपोल मोमेंट है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है इतनी सी? तो अपन कह सकते हैं कि जो अच्छा, इस बात को याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना कि याद रखने की जरूरत नहीं है कि सिस और ट्रांस में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि अपने को ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि जहां कहीं भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा सर, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में अपने को सिमेट्री देखनी पड़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट में अपने को सिमेट्री देखनी पड़ेगी। क्यों सिमेट्री देखनी पड़ेगी? क्योंकि आप अगर कभी आपने ट्रांसफार्मर छोड़ो, घर में रेडियो वगैरह पहले चला करते थे, अब तो उस तरह का पता नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट आता है कि नहीं आता है, जिसके अंदर इस तरीके के ट्रांसफार्मर्स लगते थे, पतली पतली प्लेट्स लगती थी इस तरह की, याद है? इस तरह की पतली प्लेट्स लगती थी और ये आपस में ऐसे कनेक्ट किया जाता था। बाइंडिंग देखा होगा अगर आपने, तो इस तरह की आपस में बहुत सारे सॉफ्ट कोर आयरन की बाइंडिंग्स लगा करती थी, जो बहुत बेसिक सी चीज़ होती थी। घर में कभी भी रेडियो टूटता था तो रेडियो टूटने के बाद सबसे पहली चीज़ यही निकलती थी उसके अंदर, जो सब बच्चे लेके भाग जाते थे खेलने के लिए। टीवी के अंदर भी निकलता था, अब तो एलईडी एलसीडीज आ गई तो नहीं निकलता। पहले जो बड़ी वाली टीवी होती थी उसके अंदर इस तरीके के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स निकलते थे, छोटे छोटे। उसमें होता क्या था कि बहुत सारी प्लेट्स होती थी और उसको हम लोग एक सिस्टम पे लगाते थे, एक तरीके से लगाते थे। तो जब कभी भी किसी क्रिस्टल की बात हो रही है, अभी हम लोग बर्फ की अगर बात कर लें, तो बर्फ में क्या होता है, हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स जो पानी के हैं, जो जम गए हैं, वो क्या इधर उधर जमे हैं क्या? नहीं, वो पानी का मॉलिक्यूल एक साथ एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में आ गया है, पर्टिकुलर शेप में आ गया है और एक दूसरे के साथ लग गया है। अगर एक बर्फ के मॉलिक्यूल को देखा जाए तो कुछ हमको क्या ये ऐसा दिखेगा, कई सारे क्यूब्स हमको दिखेंगे छोटे छोटे लगे हुए, है ना? कई सारे क्यूब्स लगे हुए छोटे छोटे दिखेंगे।
अरे एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जो सबके पास होगा। अपन ने क्यूब्स खेला है ना बचपन में, क्यूब्स में कैसा छोटा 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 बहुत सारा क्यूब लगा रहता है। वो सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है ना, एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कनेक्टेड रहता है। उसी तरीके से जब किसी भी सॉलिड या क्रिस्टल की बात होगी तो हमको उसकी सिमेट्री देखनी पड़ेगी। अगर हम इसकी सिमेट्री देखने जाएं तो हमको ट्रांसफॉर्म की सिमेट्री कैसे दिख रही है? ऐसे 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 और ऐसे। क्या ऐसे ही है? अगर इसकी हम बात करें ऐसा ऐसा और ऐसा और यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड, क्या हमको ट्रांसफॉर्म की सिमेट्री ऐसी ही दिख रही है? बिल्कुल सर ऐसी ही दिख रही है। क्या हमको सिस फॉर्म की सिमेट्री ऐसी ही दिख रही है? क्या हमको सिस फॉर्म की सिमेट्री ऐसे दिख रही है? बिल्कुल ऐसी दिख रही है। अब इमेजिन करो कि इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स तुम्हारे पास है और इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स तुम्हारे पास है। इन सबको तुमको एक के ऊपर 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 बहुत सारी सेटल आउट करनी है। कौन सी ज्यादा बेहतर सेटल आउट हो जाएगी? अगर नहीं दिमाग में आ पा रहा है तो एक पतला सा कार्डबोर्ड पतली वाली जो होती है ना, उसके कुछ पीसेस इस तरीके से काट के उसको रख के देखने की कोशिश करो, दिमाग में आ जाएगा, है ना? क्या होगा अगर इसको हम लोग रखें तो दूसरा पीस हमारा यहाँ पर सेटल आउट हो जाएगा इजीली, है ना? तीसरा पीस यहाँ पर सेटल आउट हो जाएगा, फिर चौथा यहाँ पर आ जाएगा, पांचवा यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ रखेंगे ना, आप इमेजिन करो बाल्टी लो कई सारी सेम साइज की और उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर रखो, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर सपोज एक बाल्टी हमारी ऐसे रखी है और हम यहाँ पर दूसरी बाल्टी रख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बच जाता है, फिर तीसरी बाल्टी रखते हैं तो थोड़ा और गैप बच जाता है। लेकिन अगर हम घर में, आपने देखा होगा चम्मच, इस तरह का एग्जाम्पल देखते हैं, चम्मच अगर एक साथ रखो तो वो एक दूसरे से टच होकर रख जाते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं बचती है क्योंकि उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, उनकी सिमेट्री बहुत अच्छी होती है। बाल्टी की सिमेट्री वैसी नहीं है। तो ये हमको कुछ बाल्टी के शेप का दिख रहा है, बाल्टी की सिमेट्री वाला दिख रहा है। इसका मतलब जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास जो क्रिस्टल फॉर्म बचेगी वो क्लोजली पैक्ड नहीं होगी, जबकि यहां पर जो हमारा क्रिस्टल फॉर्म है वो क्लोजली पैक्ड होगा। तो जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉर्म जो है, ये जो होगा वो क्या होगा? क्लोज्ड पैक्ड होगा। क्या होगा? क्लोज्ड पैक्ड होगा। और ये वाला नॉन क्लोज्ड पैक होगा। ये वाला क्लोज्ड पैक होगा और ये वाला नॉन क्लोज्ड पैक होगा। जहां कहीं भी क्लोज्ड पैकिंग होगी उनके बीच के फोर्सेस कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। उनके बीच के फोर्सेस कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। और जहां कहीं भी नॉन क्लोज्ड पैकिंग होगी वहां के बीच के फोर्सेस कैसे होंगे? कम होंगे। अब इसमें मुझे बोलने की आगे जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा। जहां पर फोर्स ज्यादा होगा उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है जहां क्लोज्ड पैकिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, जहां पर क्लोज्ड पैकिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, और जहां पर नॉन क्लोज्ड पैकिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा। तो अब अपने को ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट तो लोअर रहता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है, और सिस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट तो हायर रहता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? एक बार आंख बंद करके हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सिस एंड ट्रांस के बारे में बात किया, हम लोगों ने ईजेड के बारे में बात किया, हम लोगों ने एंटीसिन के बारे में बात किया, हम लोगों ने फिजिकल फॉर्म्स के बारे में बात किया, फिजिकल फॉर्म्स में मेल्टिंग पॉइंट की बात किया और बॉइलिंग पॉइंट की बात किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। और जहाँ कहीं भी और कुछ डाउट हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये थोड़ा सा टफ हो रहा है, नहीं आ रहा है, या इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो उम्मीद मत हारिए, पढ़ते रहिए। और क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहे हैं तो वो क्वेश्चंस पूछिए। हम लोग इसमें वर्कशीट्स भी कुछ डालेंगे, वर्कशीट सॉल्व करिए नीचे जा करके। और इस संडे को कुछ एक टेस्ट पेपर भी आएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उस टेलीग्राम पेपर को भी ईमानदारी से सॉल्व करिएगा। 24 तारीख को उसका रिव्यू होगा, तो वो तो ऑफलाइन क्लास में हम लोग रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद हमको और पढ़ लेना चाहिए या ये चीज़ नहीं आ रही है या टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो आप लोग पूछिएगा, जो भी उसमें डाउट आएगा उसको क्लियर आउट करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आरएम को फॉलो करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।